नमस्कार। मैं डॉक्टर मौसी मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जेडीवी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम डिफ्रेंशिएशन के पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे कि डिफ्रेंशिएशन पार्ट में क्या होता है। यह टॉपिक बीएससी पार्ट 3 का पेपर 3 और यूनिट 4 का है। अब हम इसमें डिफ्रेंशिएशन की डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। डिफ्रेंशिएशन या विभेदन की परिभाषा क्या है, ये होता क्या है। तो एक जनरल प्रोजेनिटर सेल से एडल्ट टाइप की जो सेल्स का फॉर्मेशन होता है उसे ही डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में डिफ्रेंशिएशन का बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे कि इवोल्यूशन में स्पेसिएशन का होता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि जाइगोट से कई सारी सेल्स फॉर्म होती है और इन फॉर्म से ही कई सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स का फॉर्म होता है एनिमल में। इस प्रकार डिफ्रेंशिएशन से ही आगे तक चलता रहता है। इसमें क्या होता है कि एक एनिमल के डेवलपमेंट के दौरान एक जो सिंगल सेल जाइगोट होता है वो बहुत सारी सेल्स के एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लास्ट में क्या होता है कि इसमें कई प्रकार की जो सेल्स होती है वो स्पेसिफिक भी होती है और उनमें ज्यामिति विन्यास में अरेंज रहती है। और मल्टी सेलुलर एनिमल्स में जो सेल्स के टिश्यूज़ के फॉर्म में और टिश्यूज़ के ऑर्गन के रूप में और इसके अलावा जो ऑर्गन सिस्टम के रूप में फॉर्म होते हैं। तो मल्टीपल सेल प्रकार के जो ऑर्गन होते हैं इनकी सेल्स और इस प्रकार के अरेंज होती है कि ये कई प्रकार के जो फंक्शन हैं उनको करने में सक्षम होती हैं। जैसे हम देखते हैं इसके एग्जांपल के तौर में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो इवेंट्स होते हैं कि फूड को इंटीग्रेट करना, उस बाद उसमें डाइजेशन होना और लास्ट में एक परिवहन हेतु विशिष्टीकरण होता है। इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन या विभेदन की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। विभेदन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ इसको 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है प्रोग्रेसिवनेस और सेकंड है इरिवर्सिबिलिटी और थर्ड है डिफ्रेंशिएशन इन डिपेंड ऑन प्रायर इवेंट्स और लास्ट फोर्थ है सेल डिफ्रेंशिएशन। हम इनमें एक एक के बारे में देखेंगे कि इसमें डिफ्रेंशिएशन के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो फर्स्ट जो प्रोग्रेसिवनेस में बारे में देखेंगे, इसमें क्या होता है कि जैसे इसके एग्जांपल हम चिक का लेते हैं कि चिक के एग को अगर रेगुलर इंटरवल से देखें तो इसमें एक प्रकार का प्रोग्रेसिवनेस देखने को मिलता है। जो स्ट्रक्चर पहले शो थी वो अब बाद में दिखाई नहीं देती और ये स्ट्रक्चर आदाब शीशों के रूप में क्रमशः शो होती रहती हैं। जैसे कि हम इसके देखते हैं उदाहरण के रूप में, स्टार्ट में तो ब्रेन के आदाब शीश होते हैं, इसके बाद में ईयर, आइज और नोज के आदाब शीश होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो होती है वो हेड भाग से टेल वाले एंड की ओर शो होती रहती है। इसके बाद में इसमें इरिवर्सिबिलिटी में क्या होता है कि इसके क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक जो स्टेज होती है वो पुनः अपनी जो पहले वाली फेज होती है उसमें चेंज नहीं होती। जैसे इसके एग्जांपल के तौर में हम देखें, गैस्ट्रो स्टेज होती है वो कभी भी मोरुला में रूपांतरित नहीं होती। अब थर्ड वाला जो डिफ्रेंशिएशन डिपेंड ऑन प्रायर इवेंट्स, मतलब विभेदन पूर्व जो इवेंट्स होती है उन पर भी डिपेंड होता है ये। जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पहले से उपस्थित टिश्यूज़ का चेंज नहीं होता क्योंकि डेवलपमेंट की हर एक जो नई स्टेज होती है वो पहले वाले इवेंट्स पे ही निर्भर रहती हैं। इसका एग्जांपल के रूप में हम देखते हैं कि जैसे क्लीवेज के दौरान हम देखेंगे डिवीज़न जो होता है स्टार्ट वो सिंक्रोनाइज होते हैं और इसमें केवल क्या होता है कि इंटरफेज में केवल एस फेज ही पाई जाती है और जब इसमें डिवीज़न एक्रोनाइज होता जाता है तो उसमें इंटरफेज में G1 और इसके साथ साथ S और G2 फेज भी शो होती है। तो इसमें क्या हुआ, अब DNA के साथ साथ RNA
और प्रोटीन का सिंथेसिस भी स्टार्ट हो गया। और यह जो इवेंट्स होती है वो क्या कहलाती है, मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन स्टेज भी कहते हैं इसमें। और अब इसका लास्ट बचा है सेल्फ डिफ्रेंशिएशन, मतलब स्वयं का विभेदन कैसे होता है। तो डेवलपमेंट की जो हर एक न्यू स्टेज होती है उनमें नई स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन ही होता है, जो कि पहले अवस्थाओं में से जो फॉर्म होती है किसी परिस्थिति के कारण होती है, लेकिन आगे की फेज में क्या होता है, ये डिफ्रेंशिएशन की रिएक्शन के द्वारा भी ये फ्री हो जाती है। अर्थात इसमें क्या होता है कि जो पूर्व अवस्था पहले की होती है उनमें सर्कमस्टांस के बिना ही ये इनमें स्वयं में ही डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, किसी परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती इसमें। अब हम यहाँ इसमें टाइप्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन, मतलब डिफ्रेंशिएशन के प्रकारों के बारे में देखेंगे, विभेदन कितने प्रकार का होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे इसके टाइप्स को 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन, सेकंड फिजियोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन, और थर्ड है कीमो डिफ्रेंशिएशन, और लास्ट फोर्थ है साइटो डिफ्रेंशिएशन। तो इनके एक एक के बारे में देखेंगे हम क्या होता है। अब हम यहाँ टाइप्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन या विभेदन के प्रकारों के बारे में देखेंगे, इसको कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसको 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन, आकारिक विभेदन, और सेकंड फिजियोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन या कार्य विभेदन, और थर्ड कीमो डिफ्रेंशिएशन या रासायनिक विभेदन, और लास्ट फोर्थ वाला है वो साइटो डिफ्रेंशिएशन या कोशिक विभेदन। तो ये 4 प्रकार होते हैं। अब इनके बारे में हम देखते हैं अलग अलग प्रकार से। फर्स्ट वाला जो है मॉर्फोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन, इसमें क्या होता है, इसमें जो इनका मॉर्फोलॉजिकल आकार के जो डिफ्रेंशिएशन से क्या होता है, इसमें सेल्स के आकृति की चेंजेस से, जिसके कारण कि कोशिका एक दूसरे से अथवा पूर्ण जो शेप होती है उनसे पूर्ण रूप से भिन्न हो जाती है। इसका एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि जो एक डिफ्रेंशिएट नर्व सेल होती है वो लॉन्ग एक्सॉन होता है उसमें, और एपिकल सेल से फ्रेजिज, और मसल सेल्स में मायोफाइब्रिल की उपस्थिति होती है, और इनके डिफ्रेंशिएशन को ही शो करती है। इसी प्रकार जो फिजियोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, कार्य के विभेदन में, इनमें क्या होता है, जो स्टार्टिंग में एम्ब्रियोनिक सेल्स होती हैं वो सभी एक दूसरे के समान होती है, बिल्कुल सेम दिखती है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ ये सेल्स क्या होती है, स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए स्पेसिफिक हो जाती हैं और इनमें विभेदित हो जाती है, और ये सेल्स ही अपनी आकृति और उनके फंक्शन के अनुसार ही चेंज हो जाती हैं। जैसे इसका एग्जांपल तौर में देखते हैं, नर्व सेल्स होती है वो स्टिमुलेशन के इंडक्शन के कारण ही ये रूपांतरित हो जाती हैं। अब इसमें लास्ट थर्ड है वो रासायनिक डिफ्रेंशिएशन। रासायनिक विभेदन में क्या होता है, ये भी एक प्रकार के डिफ्रेंशिएशन में सेल का रासायनिक जो केमिकली जो संगठन होता है वो चेंज हो जाता है, और इनमें जो सेल्स होती है वो स्पेसिफिक हो जाती है, और ये केमिकल डिफ्रेंशिएशन इनविजिबल होता है, और इनका कंट्रोल किससे होता है, ये जीन के द्वारा ही कंट्रोल होता है। और लास्ट होता है वो साइटो डिफ्रेंशिएशन या कोशिकीय विभेदन। इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होती है वो अपनी सेल वे फंक्शन के संपादन हेतु स्पेसिफिक हो जाती है, और इसी के कारण जो स्पेसिफिक हो जाती है इसी को साइटो डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। इस प्रकार हमारी टाइप्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो गया है। अब हम प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन, मतलब डिफ्रेंशिएशन के प्रकरण के बारे में देखेंगे, इसकी प्रोसेस क्या रहती है। तो जनरली डिफ्रेंशिएशन का जो मेन बेस है वो क्या है, सेल के जीन की एपिजीनोटाइप है, और ये क्लीवेज के दौरान क्या होता है, इसमें ऑर्गेनाइज सेल ही ब्लास्टोमियर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिससे क्या होता है कि डॉटर न्यूक्लियस न्यू साइटोप्लाज्म के संपर्क में आता है, और यह न्यू साइटोप्लाज्म के कारण ही न्यूक्लियस डिफ्रेंशिएशन होकर न्यू आरएनए का सिंथेसिस करता है, और आरएनए ही सेल्स के डिफ्रेंशिएट को कंट्रोल करता है। तो
इसमें और क्या होता है कि सबसे जो मैटरनल जीन की उपस्थिति में एक्स की साइटोप्लाज्म संगठित होता है और क्लीवेज के दौरान ये संगठित साइटोप्लाज्म ब्लास्टोमियर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो डॉटर न्यूक्लियस न्यू सेल होती है वो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आती है और इससे न्यू सेल साइटोप्लाज्म के जो न्यूक्लियस होते हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और इससे आरएनए का सिंथेसिस होता है और ये आरएनए के कोशिका को ये डिफ्रेंशिएशन को कंट्रोल करते हैं। और इसकी जो प्रोसेस है इसको 3 भागों में बांटा गया है, इंडक्शन, सेकंड कॉम्पिटेंस और थर्ड है डिटर्मिनेशन। तो इंडक्शन में क्या क्या होता है हम देखते हैं कि जितने भी जो स्पीसीज होती हैं उन सभी में सेल्स खुद ही डिफरेंशिएशन की स्थिति में होती हैं। तो पहले तो ये क्या होते हैं, डिपेंडेंट डिफरेंशिएशन की अवस्था में होती है और इस फेज में क्या होता है कि सेल्स अन्य दूसरी जो कोशिकाएं होती हैं उनसे रिएक्शन करती है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर देखें, जो चिक के एम्ब्रियो में सोमाइट जो सेल्स होती हैं अगर वो नोटोकॉर्ड के संपर्क में आती हैं तो कार्टिलेज का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर नोटोकॉर्ड की जो सेल्स होती हैं वो एक तरह इंड्यूसर का कार्य करती हैं, जबकि जो सोमाइट्स होती हैं वो इफेक्टिव सेल का कार्य करती हैं। और सेकंड इसका जो है कॉम्पिडेंस, तो कॉम्पिडेंस या सामर्थ्य में क्या होता है, इसमें जितने विभेदित जो होने वाले सभी टिश्यूज होते हैं वो स्पेसिफिक प्रकार से डिफ्रेंशिएट होते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है कि इसके लिए इनमें इफेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो एपिजीनोट्रोपिकली या जीनी दृष्टि से ये प्रेरक के प्रति रेस्पॉन्स शो करती है। इससे जो कैपेसिटी वाली जो सेल्स होती हैं वो एक कॉम्पिडेंस के एक समय आधारित इवेंट्स अगर अर्थात एक ही सेल्स क्या होती है अलग अलग फेजेज में और डिफरेंट इवेंट्स के प्रति क्या होती है उनके अनुसार ही वो कॉम्पिडेंस शो करती है। अब जो लास्ट है डिटर्मिनेशन, मतलब इसमें निर्धारण क्या होता है, तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जो डेवलपमेंट की कुछ स्पेसिफिक फेजेज में कोशिका या टिश्यू या आर्क एंट्रॉन का जो फ्यूचर होता है वो डिटर्मिनेट हो जाता है और इनमें क्या होता है कि वो सेल्फ डिफ्रेंशिएशन की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। इस डायग्राम के द्वारा हम देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ डिफ्रेंशिएशन के बारे में देखेंगे कि विभेदन की क्रियाविधि क्या होती है। तो देखा कि किसी भी सेल को डिफ्रेंशिएट होने से पहले ही कई फेजेस से गुजरना पड़ता है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन के पहले कॉम्पिटेंस का होना एक बहुत ही आवश्यक है। इसी क्योंकि कॉम्पिटेंस इसलिए होता है कि वो इंडक्शन के प्रति इंटरेक्शन दिखा सके और इसके बाद में इसमें डिटर्मिनेशन की रिएक्शन भी होती है। वे इसके लास्ट में एक स्पेसिफिक पथ में डिवाइड हो जाती हैं, तो वो विभेदन के जीन की स्थिति को पूरी तरह अस्पष्ट होती है वो। तो इसमें एक तो कई प्रकार की जो फेजेज हैं वो उनमें जीन कैसे कंट्रोल करता है, तो इसको हम देखेंगे कितने भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट है इसमें डिफरेंशियल सेल, तो वो क्या करती है, वो जीन में ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए में ट्रांसलेशन होता है उससे। और सेकंड क्या होता है, डिटर्मिनेट सेल, निर्धारित कोशिका क्या होती है, वो जीन में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, लेकिन में क्या होता है जो कवर्ड एमआरएनए होता है जो मास्ट है वो स्टोर रहता है। और थर्ड कौन सा इन पर, कॉम्पिटेंट सेल, तो उनमें क्या होता है कि जीन होता है वो पार्सली कवर्ड रहता है लेकिन ये जीन में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। और लास्ट क्या होता है इसमें, प्री कॉम्पिटेंट सेल, इसमें क्या होता है कि ये इसमें जीन कम्प्लीटली कवर्ड रहता है, मास रहता है इनके ऊपर। तो ये इसके जो ये डायग्राम के बारे में मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे तो क्या है कि सबसे पहले इसको बेडिंगटन ने इसके बारे में बताया था कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो डिफ्रेंशिएशन एक तरह इनकम्प्लीट होगा, वे विकृत संतति में निर्मित होता है। तो बेडिंगटन ने कोशिकाओं के जो फ्यूचर को एक अमूर्त
तो यहाँ पे जो डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है वो एपिजेनेटिक लैंडस्केप मॉडल के रूप में शो किया था। तो इस मॉडल में क्या होता है कि विभेदित होने वाली जो सेल्स होती हैं वो सीड्स जो भाग में जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे गोल एक बॉल के समान दिखाई देगा। और इस सेल में एक बार अगर किसी इसके इस तरह देखते हैं हम, एक बार किसी कोई घाटी से ऐसे लुढ़कने वाली या किसी निश्चित स्थान पर जाकर ही रोकेगी, इस तरह इसमें विभेदन होता है। आगे चलकर ये कुछ सेल्स होती है वो एक्सटर्नल फैक्टर के इंडक्शन से अलग अलग मार्ग में डिफ्रेंशिएट हो जाती है। और बेडिंगटन ने ये जो परिवर्तित मार्गों को एक क्रियोड का नाम भी दिया था कि क्रियोड भी कहा उन्होंने। और जैसे संभावी एंट्रिनो न्यूरोडर्म भी, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है हमें डायग्राम में कि प्रेजमेटिव न्यूरोडर्म सेल्स होती है वो मीजोडर्म मेजिंग एक्शन और उसके बाद में न्यूरलाइजिंग एक्शन। तो मीजोडर्मिजिनलाइजिंग में क्या होता है कि मीजोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन, और इसमें जिसमें किसी तरह का इंडक्शन नहीं होता उसमें एपिडर्मल सेल होती है। और न्यूरलाइजिंग एक्शन में क्या होता है वो न्यूरल सेल्स होती हैं। सभी को धन्यवाद। इस प्रकार आज का हमारा जो टॉपिक डिफ्रेंशिएशन पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है।